जय हिंद दोस्तों। तो चलिए ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया जाए। हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक पॉइंट हमारा छूट गया था, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, वो आया था N1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, N1 हमारा जो आया था, याद करिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। और इसी प्रकार से N2 जो हो जाएगा C/V2। तो इसका वैल्यू अगर रख दें C/V1 डिवाइडेड बाई C/V2, तो हम कह सकते हैं N1/N2, N1 ये V2/V1। तो इन द टर्म ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ये तो पहले ही जान रखे थे, है ना। तो N2/N1 अगर कहता तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 अगर कहता तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन रहेगा, रिलेटिव दे रखा होगा, वेलोसिटी एक का दे रखा होगा, दूसरा का पूछेगा, आप आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो ये है हमारा। आराम से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना, बहुत ईजी वे में। देखिए वेव के लिए, फॉर वेव अगर कहें, वेव के लिए अगर कहें तो एक फार्मूला जो होता है, वेलोसिटी बराबर लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। ये हमारा वी क्या है, वेलोसिटी या स्पीड भी बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पे स्पीड की ही बात करेंगे, लाइट का हम चर्चा कर रहे हैं। स्पीड ऑफ वेव, लेमडा जो हो गया वेवलेंथ ऑफ वेव, और एफ जो हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, समझ गए ना, वेव का। इसी से वेव के प्रॉपर्टी के बारे में जाना जाता है, कौन सा वेव कैसा होगा, किस बिहेवियर का होगा, उसको ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे तो उसके बारे में हम उसको एक्सप्लेन आराम से कर सकते हैं, समझ गए। तो पॉइंट्स कुछ है, उसको समझिए। द स्पीड ऑफ वेव या लाइट हम कहें, वेव जो है डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक ना। बिकॉज लाइट इज ऑल्सो EM वेव, तो हम कहेंगे लाइट्स EM वेव है, इसीलिए ये भी क्या करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा। द स्पीड ऑफ लाइट ऑल्सो डिपेंड ऑन मीडियम, क्योंकि लाइट हमारा क्या है, एक वेव ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये हर एक वेव के लिए वैलिड है कि किसी भी प्रकार का वेव हो, जैसे साउंड ही है, तो साउंड का जो स्पीड है आपका एयर में 340 मीटर पर सेकंड। तो साउंड अगर हमारे वोकल कॉर्ड से निकल रहा हो या किसी और के वोकल कॉर्ड से निकल रहा हो, किसी भी ह्यूमन के या किसी भी जानवर से भी निकल रहा हो, तो उसका जो स्पीड होगा 340 मीटर पर सेकंड ही होगा। या किसी डिवाइस से भी निकल रहा होगा, जैसे साउंड बाउंड होता है, उससे भी निकल रहा हो, तो स्पीड जो अगर कहेंगे कि एयर में क्या होगा, तो एयर में 340 मीटर पर सेकंड ही होगा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ वेव है किसी भी प्रकार का, साउंड हो, वाटर वेव हो, स्ट्रिंग वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, हर एक वेव का जो स्पीड है वो मीडियम डिपेंडेंट है,
समझ गए ना। अगर मीडियम एक फिक्स है तो वो उस पर्टिकुलर मीडियम के लिए सोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा कैसा सोर्स है, यानी ये क्या होगा, स्पीड ऑफ वेव डज नॉट डिपेंड ऑन सोर्स, या हम कह सकते हैं द स्पीड ऑफ, चूँकि हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं इसीलिए लाइट के लेकर चलेंगे। द स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड्स ऑन सोर्स। ये मीडियम डिपेंडेंट है। वॉइस अगर हमारा आवाज़ जो है अगर एयर में 340 मीटर पर सेकंड है तो पानी में हो सकता है कुछ अलग हो, ठीक ना, कुछ अलग मीडियम में अलग हो, ऑयल में तेल में अलग हो, ठीक ना। तो उसी प्रकार से अगर स्पीड ऑफ लाइट भी कहें, चूँकि ये भी एक वेव है, तो इसका भी हर एक मीडियम में इसका लाइट का स्पीड जो है अलग अलग होगा। हमारा एयर या वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, वाटर में हो सकता है कि 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड ही हो सकता है शीशा में अगर कहें, ग्लास स्लैब में अगर कहें तो उसमें कुछ और हो सकता है। तो हमारा कहने का ये मतलब हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, चूँकि लाइट हमारा वेव है इसलिए स्पीड ऑफ लाइट जो है मीडियम टू मीडियम डिफ़र करेगा। हर एक मीडियम में उसका अपना एक वैल्यू होगा स्पीड ऑफ लाइट का, ठीक है। सोर्स डिपेंडेंट नहीं होता, समझ गए ना। सोर्स कैसा भी हो, फॉर फिक्स मीडियम, अगर सपोज करो कि हमारा एयर है तो एयर में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हमारा स्पीड होता है लाइट का, है ना। तो लाइट कहीं से भी ऑरिजिनेट हो, कहीं से भी जनरेट हो रहा होगा। सपोज करो कि वो ट्यूबलाइट से हो रहा है, या वो सन से हो रहा है, या वो किसी बल्ब से हो रहा है, या कोयला का आग में लगाया उससे हो रहा है, किसी भी सोर्स से हो, स्पीड वैक्यूम में जो है या एयर में जो है दोनों को में लगभग सेम होता है। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ही हम कहेंगे कि उसका स्पीड होगा। सोर्स हमारा कोई भी हो, रेड लाइट जल रहा हो, ब्लू जल रहा हो, ग्रीन जल रहा हो, अलग अलग सोर्स से अलग अलग लाइट निकल रहा हो बल्ब से, हर एक सोर्स से जो निकलने वाला लाइट है उसका स्पीड जो है वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ही रहेगा। क्लियर है। तो कैसा भी लाइट हो उसका जो स्पीड है वैक्यूम में हमारा क्या होगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ही होगा, सोर्स डिपेंडेंट नहीं होता। क्लियर है। तो ये बात समझिएगा। दूसरा जो पॉइंट है इसमें कह रहा है वेव के लिए भी वो वैल्यू सारे प्रकार के वेव के लिए वैलिड होगा। हम लाइट पढ़ रहे हैं तो हम लाइट की चर्चा यहाँ सिंपली करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, या डिपेंड्स ऑन सोर्स पहले लिख लीजिए, डिपेंड्स ऑन सोर्स। और इसी में दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक ना। देखिए फ्रीक्वेंसी जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसका है फ्रीक्वेंसी। अगर कोई लाइट कहीं से निकल रहा है तो वो सोर्स पे डिपेंड करेगा, समझ गए ना। वो कैसा सोर्स से लाइट निकल रहा है उसके अनुसार से उसका फ्रीक्वेंसी डिसाइड होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, है ना। ज़्यादा एनर्जेटिक अगर कोई सोर्स है तो हो सकता है वहाँ से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला हमारा क्या है लाइट निकल रहा होगा, और कम होगा तो हो सकता है कम निकले। जैसे रेड लाइट निकल रहा है तो रेड लाइट है तो उसका सबसे कम फ्रीक्वेंसी है ना, और वायलेट लाइट निकल रहा है या ब्लू निकल रहा है उसका ज़्यादा होगा, है ना। तो लाइट कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ से निकल रहा है, कितना एनर्जेटिक के साथ निकल रहा है, उसके अनुसार से उसका फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा। यानी सिंपली हम कहें तो फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट होता है। लाइट का क्या फ्रीक्वेंसी होगा वो सोर्स डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, कौन सा मीडियम है नहीं है,
उससे कोई मतलब नहीं। एक बार सोर्स से जो फ्रीक्वेंसी निकल गया, समझ गए ना, वेव का फ्रीक्वेंसी एक बार निकल गया, मान के चलो कि कोई वेव का 10,000 हर्ज का फ्रीक्वेंसी निकला, ठीक ना, तो वो 10,000 हर्ज एयर में भी रहेगा तो वही रहेगा, पानी में भी रहेगा तो वही रहेगा, किसी भी मीडियम में रहेगा तो वही रहेगा। क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसी मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता है। क्लियर है? तो इसमें यही हुआ, स्पीड ऑफ लाइट हमारा, स्पीड जो हुआ क्या हुआ, मीडियम डिपेंडेंट, सोर्स डिपेंडेंट नहीं हुआ, और फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स डिपेंडेंट है, मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है? तो ये भी हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट क्या फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है क्या? देखिए, लाइट की अगर पर्टिकुलर बात करें ना, लाइट की अगर पर्टिकुलर बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो है, स्पीड ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा अगर लाइट की बात करें, ठीक ना। स्पीड ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी उसका कोई भी रहे, स्पीड जो है उतना ही होगा। ठीक है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ही होगा किसी फिक्स मीडियम के लिए। फिक्स मीडियम यहाँ पे कौन सा है? वैक्यूम है। सपोज करो कि वाटर होता तो तीन की जगह 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड था, तो कैसा भी फ्रीक्वेंसी वाला वेवलेंथ, कैसा भी फ्रीक्वेंसी वाला हमारा लाइट होता, उसका वाटर में है जो 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो भी है, उसका स्पीड हमारा उतना मेंटेन करेगा। फ्रीक्वेंसी अगर हमारा, यानी हमारा कहने का मतलब यही हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट जो है मीडियम पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, सोर्स पे, सॉरी मीडियम पे डिपेंड करता, उल्टा बोल रहे हैं, सोर्स पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। अब देखिए, कलर्स ऑफ लाइट जो है किस पे डिपेंड करेगा? कलर ऑफ लाइट जो है डिपेंड्स ऑन मीडियम, सॉरी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कलर्स जो होगा, कौन कलर का लाइट हमको मिल रहा है उसका क्या फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो ब्लू के लिए अलग फ्रीक्वेंसी होगा, रेड के लिए अलग फ्रीक्वेंसी होगा, अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा। हम वेवलेंथ के टर्म में भी कहते हैं कि वेवलेंथ पे भी कलर्स ऑफ लाइट डिपेंड करता है, लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा ये समस्या है कि अगर वेवलेंथ की बात करें तो मीडियम चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, समझ गए ना। अगर ब्लू कलर का वेवलेंथ मान के चलिए कि 400 नैनोमीटर है एयर में, अगर ये ब्लू कलर का लाइट अगर वाटर में चला गया तो वेलोसिटी चेंज हो गया, है ना, तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज होता नहीं मीडियम के कारण, तो चेंज किसको होना पड़ेगा? वेवलेंथ को चेंज होना पड़ेगा। तो वेवलेंथ हमारा 400 से सपोज करो कि 300 साढ़े 300 हो गया या 375 हो गया, तो फ्रीक्वेंसी हमारा ब्लू का चेंज हो गया या वायलेट का हमारा चेंज हो गया। वाटर में कुछ था और एयर में कुछ था, तो अगर हम वेवलेंथ के टर्म में कलर डिसाइड करें तो वो हमारा गलत होगा। हाँ, अगर वेवलेंथ सपोज करिए कि हम एयर में चल रहे हैं, सिंपली एयर की बात कर रहे हैं, तो वेवलेंथ पर हम उसका कलर निर्धारित कर सकते हैं कि वेवलेंथ डिपेंडेंट कलर होगा। 400 नैनोमीटर वाला वायलेट हो गया, 750 नैनोमीटर वाला रेड होता है, ठीक ना। लेकिन वही अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो फिर वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, फिर उसमें हम सिंपली कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है कलर, समझ गया। जैसा फ्रीक्वेंसी होगा उसके अनुसार से हमारा कलर डिसाइड होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइट के या वेव के बारे में जैसे थोड़ा सा। अब हम जो देखेंगे रिफ्रैक्शन का जो लॉ है, स्नेल्स ने जो हमको दिया है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स या स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक ना। ठीक,
बाय स्नेल, या इसको स्नेल्स लॉ भी, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का जो नियम है स्नेल्स ने दिया था, इसलिए स्नेल्स के नाम पे इसका, ठीक ना। तो ये दो नियम इन्होंने दिया कि किसी भी लाइट का अगर कोई लाइट अगर दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के बाउंड्री पर अगर इंसिडेंट होता है, ये मीडियम 1 मान लीजिए 1 और ये मीडियम 2 मान लीजिए, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं ये n1 है और ये n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दो मीडियम है और ये दोनों ट्रांसपेरेंट है और दिस इज़ द बाउंड्री ऑफ दिस टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो इंसिडेंट रे है कोई, इसको रेड से बना लेते हैं, ठीक है। तो कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट भी होता है, हम रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं तो उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम सिंपली एक नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक ना। नॉर्मल के बिना ना रिफ्लेक्शन ना ही रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो जहाँ पे भी रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रहा है वहाँ पे नॉर्मल ज़रूर बनाएं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा आई, और दूसरा जो हमारा ये रिफ्रैक्टेड हो गया और ये हो गया थीटा आर, ये हमारा क्या हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जान रहे हैं, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्शन अब जानते हैं किसको कहते हैं, डिफिनीशन आप जानते हैं, है ना, प्रीवियस क्लासेस में देखा है। पहला जो नियम इन्होंने कहा कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। पहला नियम, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, है ना। डेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। बहुत इजी है, ये रिफ्रैक्शन में भी था, ठीक ना। तीनों सेम प्लेन में लाई करना है, ये नॉर्मल है और ये सपोज करो ये हमारा इंसिडेंट रे है ना, और ये रिफ्रैक्टेड ये रे हो गया, ये हमारा नॉर्मल है। तीनों है जो एक प्लेन में लाई करना चाहिए, ठीक है। ये नियम करा है, रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था और ये कोई दिक्कत नहीं है। मेन हमारा सेकंड लॉ, पहला तो आप समझ रहे होंगे तीनों एक प्लेन में लाई करना है। दूसरा जो नियम कह रहा है कि साइन ऑफ, सेकंड लॉ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये सेकंड लॉ कह रहा है, ठीक है ना। ये एक कांस्टेंट होगा, साइन थीटा आई बाई साइन थीटा आर इक्वल टू एक कोई कांस्टेंट होगा। क्लियर है। कांस्टेंट कहने का मतलब ये हुआ कि ये अगर 30 है तो ये इस तरीके से एंगल बनाएगा कि इसका रेशियो जो है एक फिक्स वैल्यू हो जाएगा। अब मीडियम आप चेंज करिए, ये
कोई भी एंगल इसको लीजिए, मीडियम एक फिक्स रखना है ना, दोनों मीडियम एक पार्टिकुलर दो मीडियम है जिसके लिए बात ये हो रहा है, समझ गया ना। ये दो पार्टिकुलर मीडियम है n1 और n2। अब ये एंगल आप 30 लिए तो इस तरीके से ये एंगल बनेगा कि इसका रेशियो मान के चलो कि 1 आ गया या 2 आ गया, ठीक है। तो आप एंगल इसको चेंज करिए, 30 से 60 करिएगा तो ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से वेरी करेगा कि फिर से रेशियो 2 ही आना है, ठीक है। तो दो पार्टिकुलर मीडियम का जो साइन एंगल जो है, साइन है ना, साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट और जो भी है रिफ्रैक्टेड वो के कांस्टेंट आएगा, ठीक है। एक फिक्स, जैसे एयर है और वाटर है, ठीक ना, एयर और वाटर का एक फिक्स वैल्यू कुछ आएगा, ठीक ना, और कांस्टेंट जो भी रहे, ठीक, वो निकाल सकते हैं, है ना। आप वैल्यूज लीजिए, प्रैक्टिकली उसको निकाल सकते हैं। इंसिडेंट करवाइए और ये एंगल नापिए कितना है और दोनों का रेशियो निकालिए। एक बार रेशियो निकल गया वही रेशियो मेंटेन रहेगा। आप एंगल चेंज करिए, कुछ भी करिए, ये चेंज करिएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब यही है, ठीक। जैसे क्वेश्चन ऐसा रहेगा, इसको समझिएगा कि हमारा जो दिया हुआ है साइन थीटा आई बाई साइन थीटा आर इक्वल टू 2 ऐसा दिया हुआ है, ठीक ना, ऐसा दिया हुआ है। तो आपको पूछ देगा फोर थीटा आई इक्वल टू 30 डिग्री, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक ना। थीटा आर अगर पूछ देगा तो कहेंगे कोई बात नहीं, हम जान रहे हैं, है ना, इसका हम जान रहे हैं कि ये दोनों का रेशियो है जो 2 है, दो जो पार्टिकुलर मीडियम दिया होगा उसका, तो इसका वैल्यू यहाँ रखेंगे जो भी आएगा और ये हमको निकल जाएगा, ठीक ना। तो आराम से ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब ये जो C है वो किसके बराबर होता है? C बराबर जो होता है द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, समझ गए ना। यानी ये जो हो जाएगा n2 बाई n1, ठीक है। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई मीडियम 1 का, यह एंगल मीडियम 1 का है यानी इंसिडेंट है, ये जस्ट अपोजिट, ठीक ना। ये C का जो वैल्यू आएगा, आप C अगर ये दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है तो आप इस कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का अगर मर्ज कर दें तो हम कहेंगे कि साइन थीटा आई बाई साइन थीटा आर जो हो गया n2 बाई n1, मल्टीप्लाई कर लिए याद रखने के लिए। यानी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी के साथ एंगल, है ना, इसका n1 है तो अगर इस तरीके से आप लिखते हैं तो, नहीं तो फिर जिसका एंगल ये जस्ट अपोजिट, है ना, क्लियर है। तो अब इसको याद रखने का तरीका है, याद रखना है तो ये वाला याद रखिए, n1 बाई साइन थीटा आई इंसिडेंट n2 बाई साइन थीटा आर, क्लियर है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये दूसरा नियम था हमारा, अब देखिए इसमें ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा। देखिए ये नॉर्मल है और ये ऐसा 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ और ये इसको 60 ले लो, 60 लिया तो ये समथिंग सपोज करो या 45 इसको लीजिए, तो ये हो गया
30 डिग्री, ठीक ना। ये जब हमने 45 लिया तो ये 30 हुआ। तो अगर ये कहे कि हम ये 60 लें, ये 60 डिग्री लें, तो थीटा आर हमारा कितना होगा, ठीक ना। ये फिक्स मीडियम है, ये दोनों n1 था और ये n2 है, ये n1 और n2 ही रखे, दोनों मीडियम है जो फिक्स रखें, ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। तो कहेगा कि आप निकालिए थीटा आर व्हेन थीटा इज 60। तो हम जानते हैं ये साइन थीटा आई बाई साइन थीटा आर एक कांस्टेंट होता है ना। तो इसका हम यूज़ करेंगे, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है पहले, है ना। इससे हम उस कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। यानी c बराबर हमारा आ गया कौन सा, साइन 45 बाई साइन 30, और इसका वैल्यू 1/√2 और 1/2 बाई √2, यानी √2 हो जाएगा। c का वैल्यू हमारा √2 हो गया, है ना। यहाँ से हमने c का वैल्यू निकाल लिया और इसमें इसका इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। ये कह लेंगे साइन थीटा डैश आई बाई साइन थीटा आर डैश, ये भी एक कांस्टेंट वही रहेगा। एंगल ये दोनों वेरी कर सकता है, लेकिन इसका रेशियो है जो सेम ही रहेगा स्नेल्स के अनुसार से। और यहाँ से हमारा ये हो गया, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, साइन 60 और ये साइन थीटा आर डैश, और ये c जो है √2 है और ये √3/2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमारा हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी √2 साइन थीटा आर डैश बराबर √3/2। यहाँ से साइन थीटा आर डैश बराबर जो हो गया, ये √2 से कटेगा यानी 3/2 हो जाएगा, अंडर रूट 3/, यानी थीटा आर जो हो गया डैश साइन इनवर्स। अब इसका जो भी वैल्यू आए, है ना, समथिंग क्लियर है। तो इस अनुसार से हम देखिए वैल्यू आप कैलकुलेटर से इसको निकाल सकते हैं। तो आप कांस्टेंट का मतलब समझ सकते हैं, स्नेल्स का अनुसार से हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो ये दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहता है किसी फिक्स मीडियम। हाँ, यहाँ से ये n1 n2 है, यहाँ कुछ अलग हो जाता तो उसका अलग कांस्टेंट होता, समझ गया ना। ये एयर है और ये वाटर है, तो इसका एक फिक्स कोई कांस्टेंट होता है, समझ गया ना। जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वो 1 होता है, 1 होता है, 0 तो किसी का होगा ही। तो ग्लास का अगर कहें या पानी का, वाटर का लगभग 4/3 होता है, ठीक ना। और ये प्रैक्टिकली निकाला गया होगा, तो 4/3 है। तो इसके लिए अगर कहें कि कांस्टेंट कितना आएगा, साइन थीटा आई बाई साइन थीटा आर, जो ये c होगा वो कितना होगा। और स्नेल्स के रूल से ये भी हमने जाना है कि हाँ, किस से किस में जा रहा है वो। ये इंसिडेंट है, तो सपोज करो कि एयर से ऐसे कुछ, एयर से वाटर में जा रहा है, समझ गए ना। एयर से वाटर में जा रहा है, तो एयर का नीचे रहेगा, जिससे जाएगा वो नीचे रहेगा, है ना। जिससे लाइट इंसिडेंट हो रहा है वो नीचे रहेगा, क्योंकि इंसिडेंट एंगल है जो ऊपर रहता है। और ये हमारा 4/3/1 हो गया, और ये हो गया कितना, 4/3, यानी इसका जो रेशियो c जो आया 4/3। यही रिवर्स हो जाएगा, वाटर ऊपर रह जाएगा, एयर नीचे रहेगा, तो इसका जो है साइन आई बाई साइन आर जो हो जाएगा, c इसका c डैश मानेंगे, और वो अब हमारा एयर है जो ऊपर रह जाएगा 1, और ये 4/3 यानी 3/4 हो जाएगा। तो किससे किस में जा रहा है ये भी देखेंगे, है ना। हाँ, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, दोनों अगर सेम होगा तो वो उल्टा सिंपली हो जाएगा कांस्टेंट में, ठीक ना। दो सेम मीडियम के लिए क्लियर है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सी का, स्नेल्स का सेकंड लॉ का क्या यूज है, क्लियर है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे सकता है और दोनों का देगा, फिर एंगल भी उसमें पूछा जा सकता है।
स्नेल्स का नियम। अब देखिए, अभी जो हमने स्नेल्स का जो देख रहा था कि नॉर्मल की ओर शिफ्ट करें या नॉर्मल से अबे शिफ्ट करें, इसमें हमारे पास कन्फ्यूजन है। ये रे आया है ना, और ये नॉर्मल है हमारा। अब ये इधर मुड़ेगा या नॉर्मल की ओर बेंट करेगा, ये करने के लिए हमें कुछ चीज़ें को और समझना पड़ेगा। केस वाई स्टडी हम करते हैं। तो केस नंबर 1 में हम लेते हैं किसी एक को रेयरर और किसी एक को डेंसर मानना पड़ेगा। ये हमारा मीडियम है, ये N1 है और ये N2 है। तो N1 इज़ ग्रेटर देन N2 ले लीजिए। यानी पहला हमारा क्या है, कहाँ से कहाँ गया, जिससे रे जा रहा है, रे जिससे जा रहा है वो हमारा डेंसर है। या पहले इसी को रेयरर ले लीजिए, किसी को ले सकते हैं, केस नंबर 1, ठीक ना। N1 जिससे इंसिडेंट हो रहा है लाइट, यानी जिससे लाइट जा रहा है वो हमारा रेयरर है, और जिसमें इन कर रहा है वो डेंसर है। तो लाइट कहाँ से जा रहा है, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, है ना। पहला में हमारा क्या हो गया, रेयरर से डेंसर में इन कर रहा है, तो नॉर्मल की ओर बेंट होगा या नॉर्मल से अवे जाएगा, वो हम देखते हैं, ठीक ना। लाइट को अभी हम रिफ्रैक्टेड रे को अभी हम बनाते नहीं हैं। ये नॉर्मली अगर कुछ नहीं होता, बीच में मीडियम चेंज नहीं होता, तो ये रे है जो ऐसे ही निकलता अपना, इसका ये पाथ होता है ना। लेकिन चूंकि मीडियम चेंज हो गया है, यहाँ से रास्ता चेंज हुआ है, तो या इधर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंट होगा या टुवर्ड द नॉर्मल बेंट होगा। तो हम स्नेल्स के अनुसार से देखते हैं, ये थीटा आई हो गया और ये भी थीटा आर हमको पता ही नहीं है किधर बन रहा है। तो थीटा आई मान लेते हैं, थीटा आर है रिफ्रैक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये हो गया जिसमें इन किया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, और जिससे इन किया है वो नीचे। और आप इसको ऐसे कुछ कर लीजिए, आपको दिया हुआ है N1 या N2 ग्रेटर देन N1 दिया हुआ है, यानी N2/N1 जो हो गया ग्रेटर देन 1, है ना। N2/N1 हमारा क्या है, साइन थीटा बाई आर, यानी इससे हम ये कह सकते हैं N2/N1 के जगह पे साइन थीटा आई बाई साइन थीटा आर रख सकते हैं। तो ये साइन थीटा आई बाई साइन थीटा आर ग्रेटर देन 1, है ना। और ये साइन थीटा आई ग्रेटर देन साइन थीटा आर, चूँकि ये 0 से 19 तक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना। और देखिए ये थीटा आई 0 अगर नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो 0, और ज़्यादा से ज़्यादा पैरेलली सरफेस के हो सकता है, तो 0 से 90 ही करेगा। तो आप जानते हैं कि थीटा में जो साइन में रिलेशन होता है वही थीटा में भी रिलेशन होगा, है ना। यानी साइन थीटा आई ग्रेटर देन साइन थीटा आर, तो थीटा आई ग्रेटर देन थीटा आर, यानी ये बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो बड़ा होने के लिए ये बड़ा हो रहा है, यानी ये अगर इधर जाए तो ये बड़ा हो जाएगा इससे, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो इधर ही होगा, यानी बेंट करेगा हमारा टुवार्ड्स द नॉर्मल, और ये थीटा आर हो गया हमारा। तभी तो थीटा आर इससे कम होगा, अगर आउटवर्ड होगा तो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो थीटा आर हमको आएगी छोटा होना चाहिए। तो हम कहेंगे अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में जाएगा, तो रे जो है, रिफ्रैक्टेड रे जो है टुवर्ड द नॉर्मल बेंट होगा, है ना। केस नंबर 1 में याद रखना है, रेयरर से डेंसर में जाने पे टुवर्ड द नॉर्मल बेंट होगा लाइट, क्लियर है। सेकंड अब देखते हैं, सेकंड नंबर, इसमें हमारा क्या हो गया, बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल,
है ना, नॉर्मल की ओर बेंट होगा, मुड़ेगा, है ना। तो ये पहला कंडीशन है, याद रखिएगा। लोअर से हायर में गया है तो नॉर्मल की ओर बेंट होगा। अब हायर से डेंसर में जाएगा, डेंसर से रेयरर में जाएगा। ये डेंसर टू रेयरर अगर कहें, यानी कि N2, ये N1 जो है हमारा ग्रेटर है N2 से। और सारा सिचुएशन सेम है, मीडियम हमने चेंज कर लिया। ये N1 जो है उसी को हम हायर मान लिया, डेंसर है, और ये N2 जो है रेयरर है, यानी जिससे इन कर रहा है ना, जिससे इन कर रहा है, ये याद रखिए। N1 और N2 कुछ भी हो सकता है, जिससे इन कर रहा है वो हमारा अगर रेयरर रहता तो टुवर्ड नॉर्मल शिफ्ट हुआ था। अब जिससे इन कर रहा है वो हमारा डेंसर है, तो क्या होगा, आउटवर्ड ही जाएगा, है ना, उससे दूर जाएगा, जस्ट अपोजिट ही होगा। और ये स्नेल्स का अनुसार से साइन थीटा आई बाई साइन थीटा आर जो हो गया N2 बाई N1, है ना। और यहाँ से हम देख रहे हैं N1 ग्रेटर देन N2, यानी N1 बाई N2 हो गया ग्रेटर देन 1, है ना। या हम इसको कह सकते हैं, इसको अपोजिट कर दें, N1 बाई N2 अगर कर दें तो लेस देन N2 बाई N1, है ना। और नहीं तो ऐसे कर लें, इतना ज़्यादा करने की क्या जरूरत। ये N1 है, इसको इधर ही ले जाओ तो इधर 1 बच जाएगा, N2 बाई N1 हो जाएगा, यानी N2 बाई N1 जो हो गया लेस देन 1। और इसका वैल्यू पुट कर देते हैं N1 बाई N2 का, और ये हो गया हमारा साइन थीटा आई बाई साइन थीटा आर लेस देन 1, यानी यहाँ हो गया हमारा साइन थीटा आई लेस देन साइन थीटा आर। और जैसा साइन वैसा ही उसका एंगल भी होता है 0 से 90 तक, इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। तो ये साइन आई बाई थीटा आई लेस देन थीटा आर, यानी थीटा आर हमको बड़ा बना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमको बड़ा बनना है। तो ये इंसिडेंट इसका अपना डायरेक्शन था, बेंड करेंगे नॉर्मल की ओर तो छोटा हो जाएगा, यानी नॉर्मल से आगे जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा थीटा हो गया। तो इस केस में क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना। तो कब, जब लाइट जो है, लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर में आया तो बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर जाएगा, और लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर में आएगा तो नॉर्मल की ओर बेंट होगा। N1 ऊपर भी रह सकता है, इसका कोई ये नहीं है, N1 N2 कोई भी हो सकता है, ऊपर N2 भी रख सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है कि इन किससे आ रहा है, समझ गए ना, डेंसर से आ रहा है या रेयरर से आ रहा है। अगर डेंसर से आएगा तो अवे जाएगा, अगर रेयरर से लाइट आ रहा होगा और डेंसर में जा रहा होगा तो टुवर्ड द नॉर्मल शिफ्ट होगा। क्लियर है। तो ये इसका कुछ केसेस था। अब 2 ऑप्शन होता है, किधर से किधर मुड़ेगा। तो हम ये देखेंगे कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, किस मीडियम से किस मीडियम में इन कर रहा है, और उसको देखते हुए आपको ये इसका क्वेश्चन को समझना है। ठीक है ना, जब क्वेश्चन में आएगा तो हम देखेंगे उसमें। ठीक है। तो ये हुआ हमारा स्नेल्स लॉ का सारा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और देखते हैं आगे इसका। तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।